जय हिंद बच्चों, मैं आपका क्लास 8 में फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। ये पहली इकाई है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि विज्ञान और तकनीकी से हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी नई प्रगति हुई है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान और तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस इकाई में हम नए नए परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल और उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। मतलब नए नए अनुसंधान से ही हमारे दैनिक जीवन को और सरल और उन्नत बनाने में विज्ञान लगा रहता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी से हमें हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, अंतरिक्ष हो, चिकित्सा हो, सभी क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार और विकास हुए हैं। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या एवं कार्यशैली में सुधार आया है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इस मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए हम कुछ मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से उद्देश्यों को दूर करने के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। यानी आइए हम देखते हैं कि कृषि, ऊर्जा, उद्योग आदि के क्षेत्र में कौन कौन से विस्तार हुए हैं। तो पहला है बच्चों संचार के क्षेत्र। संचार मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे संसाधन, मनोरंजन के संसाधन हैं उनके बारे में। तो संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया है। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीकों से सुसज्जित होकर नए नाम जैसे जिसे हम स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन कहते हैं, उसके साथ 3G एवं 4G के रूप में उपलब्ध है। बच्चों, 3G का फुल फॉर्म आप जानते हैं, 3rd जनरेशन, और 4G 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। तो संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध है। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान भी संभव है। बच्चों, अगला है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हमारे प्रयोग हुए हैं, नए नए आविष्कार हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने एवं कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस, अन्य प्रौद्योगिकी अवरोधों को पार करने का सेतु है। बच्चों, अभी आप जो इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं वो भी ICT के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो ICT केंद्रीय शिक्षा देने में समर्थ हों। स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा एवं संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज को बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। मतलब
युवाओं को, आजकल के जो युवाओं हैं उनको वैश्विक स्तर पर उनको प्रतिस्पर्धा में यानी कहीं किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया गया। इस शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्रदान करने एवं विषय से के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बच्चों, आपने स्मार्ट क्लास देखे ही थे जिसमें आपको स्मार्ट क्लास में वीडियो के थ्रू पढ़ाया जा रहा था। तो इसी तरह ये ICT वर्क करता है। तो शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता मूल्यांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला है बच्चों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है बच्चों? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इनकी अध्यक्षता में सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ, जिसे हम ISRO कहते हैं। एक छोटे से राकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणालियाँ मौजूद हैं। इनसैट उपग्रह दूरसंचार जो इनसैट उपग्रह है वो दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए है तथा IRS जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे PSLV कहते हैं, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, और दूसरा है भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे GSLV कहते हैं, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट नाम का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है, यह पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मंगलयान एवं चंद्रयान के सफल परीक्षण में भी सफल हुआ है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बच्चों, कल्पना चावला। और भारत का प्रथम चालक रहित विमान यानी बिना चालक के चलने वाला विमान क्या था? लक्ष्य। तो बच्चों, आज आप इस वीडियो के इस भाग में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।